मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आप सबके लिए लेकर आया हूँ हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की 11वीं कविता निर्माणों के पावन युग में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह जो कविता है वह भारत के एक ऐसे सपूत द्वारा रचित है जिसने लगभग 3 बार प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बढ़ाते हुए अपने कार्यकाल को पूर्ण किया है। वह है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए सर्वप्रथम निर्माणों के पावन युग में इस कविता के कवि अटल बिहारी जी के जीवन परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ और मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुई थी। वास्तव में देखा जाए तो सबसे पहले यह बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे प्रशासक भी हैं और साथों साथ उनके अदम्य साहस के और शौर्य के माध्यम से भारत ने विश्व को ये बता दिया कि भारत विदेशी दबाव में आकर अणु बम और उसके परीक्षण से कभी पीछे नहीं हट सकता। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा विश्व जब भारत के ऊपर दबाव बना रहा था कि कोई भी अणुबम परीक्षण भारत में न हो, उस कठिन परिस्थिति में अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में अणुबम का परीक्षण किया। तो हम सभी को बहुत ही गर्व है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री इस भारत को प्राप्त हुए हैं। तो आइए अब इस कविता को हम समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व, संपूर्ण धरा ही एक परिवार है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह जो वक्त है, यह जो पंक्ति है, यह भारत की जो व्यापक दृष्टि है, भारत की जो विशाल दृष्टि है, जिसे संपूर्ण विश्व ने माना है कि भारत की यह जो व्यापक दृष्टि जो सारे पृथ्वी को ही एक परिवार के रूप में मानती है और संपूर्ण जाति, मनुष्य जाति के विकास की बात करती है, तो यह जो भावना है यह भारत से उद्भूत है, यह भारत से ही निर्गमित है। तो आप भी मानते हैं कि नहीं कि यह सारा विश्व एक परिवार है। तो इसी तथ्य को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो अगली कविता है वह हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम अटल बिहारी वाजपेयी की कृति निर्माणों के पावन युग में इसका हम सरल अर्थ देखते हैं। तो आइए शुरुआत की जो 2 पंक्तियां हैं उनका हम अर्थ देख लें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो आइए इसके कठिन शब्दार्थ हम लिख लेते हैं। निर्माण यानी नई रचना, नव सृजन, पावन यानी पवित्र, युग यानी काल समय, चरित्र यानी सुंदर व्यक्तित्व, निर्माण यानी बनाना, स्वार्थ यानी केवल अपने हित को साध्य करने वाला, आंधी यानी तूफान, वसुधा यानी धरती पृथ्वी, कल्याण यानी परित्राण करना, विकास करना। तो अब इसका सरल अर्थ हम देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का युग यह नवनिर्माणों का युग है। रोज रोज नए नए आविष्कार होते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। कि आविष्कार तो बहुत से हो रहे हैं, आविष्कारों से मनुष्य का जीवन तो बहुत सुखकर हो रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि मनुष्य चरित्र निर्माण नहीं कर पा रहा है, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा है, उसमें सुंदर और शील जैसे सद्गुण नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए कवि अगली पंक्ति में कहते हैं, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कि आज मनुष्य इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया है, इतना ज़्यादा अपने आप को एक दूसरे से आगे बढ़ाने के लिए इतना व्याकुल हो गया है, और इसी कारण कहीं हम
इस पृथ्वी पर ही महासंकट ना बुला ले, इस पृथ्वी का अहित न कर ले। इसलिए कवि कहते हैं कि स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, कि मनुष्य अगर स्वार्थ साधते साधते उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पृथ्वी का कल्याण होना चाहिए, न कि विनाश। अब सरल अर्थ दोनों का हम देख लेते हैं। तो निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, कि मनुष्य निर्माणों के इस युग में, आधुनिक युग में जी रहा है, लेकिन इस आधुनिक युग में जीते जीते उसे अपने चरित्र के निर्माण पर भी ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अपने स्वार्थों को साध्य करने में हमें इतना भी भूल नहीं जाना है कि हम सारी पृथ्वी का विनाश कर बैठे। अर्थात हमें पृथ्वी के विकास को ध्यान में रखते हुए, पृथ्वी की प्रकृति की के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने विकास को आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। अगली पंक्तियां देख लीजिए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। और इस प्रकार कवि क्या कहना चाहते हैं? माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। कठिन शब्दार्थ आप लिख लीजिए। अगम यानी असीमित, अगाध यानी गहरा, सिंधु यानी सागर, संघर्ष यानी संकट, कठिनाइयां, पार यानी सीमा, मझधार यानी बीच में, बीच यानी समुद्र के बीच में, जटिल यानी कठिन, नूतन यानी नया, अनुसंधान यानी संशोधन। तो मनुष्य की यह जो प्रजाति है, यह संघर्षों से जूझकर आगे बढ़ने के लिए बनी है। तो आपने देखा होगा कि कई बार संकट आए, लेकिन मनुष्य उस संकटों को अपने साहस से पार कर गया। इसलिए कवि कहते हैं माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, कि संकटों का यह अथाह समुद्र है जिसकी गहराई और लंबाई हम नहीं देख सकते, कितना अथाह यह नहीं देख सकते, लेकिन इन संघर्षों को पार करना यह मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए कवि अगले पंक्ति में कहते हैं किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं, कि संघर्षों से की लहरों से लड़ते लड़ते वह डूब जाए, संघर्षों के आगे पराजित हो जाए, यह साहसपूर्ण मनुष्य को बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं है। इसलिए मनुष्य संघर्षरत रहता है, वह संघर्षों को पार करके अपनी सफलता को पाता है, और जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। इसलिए मनुष्य के समक्ष जितनी भी कठिनाई आती है, चुनौती आती है, उन सब को निपटाने के लिए, उन संघर्ष समस्याओं को से पार पाने के लिए नए नए संशोधन होना अत्यंत आवश्यक है, और इसलिए वो संशोधन करना हमें भूलना नहीं चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो आइए इसके कठिन शब्दार्थ हम लिख लेते हैं। निर्माण यानी नई रचना, नव सृजन, पावन यानी पवित्र, युग यानी काल समय, चरित्र यानी सुंदर व्यक्तित्व, निर्माण यानी बनाना, स्वार्थ यानी केवल अपने हित को साध्य करने वाला, आंधी यानी तूफान, वसुधा यानी धरती पृथ्वी, कल्याण यानी परित्राण करना, विकास करना। तो अब इसका सरल अर्थ हम देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का युग यह नवनिर्माणों का युग है। रोज रोज नए नए आविष्कार होते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, कि आविष्कार तो बहुत से हो रहे हैं, आविष्कारों से मनुष्य का जीवन तो बहुत सुखकर हो रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि मनुष्य चरित्र निर्माण नहीं कर पा रहा है, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा है, उसमें सुंदर और शील जैसे सद्गुण नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए कवि अगली पंक्ति में कहते हैं
स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कि आज मनुष्य इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया है, इतना ज़्यादा अपने आप को एक दूसरे से आगे बढ़ाने के लिए इतना व्याकुल हो गया है, और इसी कारण कहीं हम इस पृथ्वी पर ही महासंकट ना बुला ले, इस पृथ्वी का अहित न कर ले। इसलिए कवि कहते हैं कि स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कि मनुष्य अगर स्वार्थ साधते साधते उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पृथ्वी का कल्याण होना चाहिए, न कि विनाश। अब सरल अर्थ दोनों का हम देख लेते हैं। तो निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कि मनुष्य निर्माणों के इस युग में, आधुनिक युग में जी रहा है, लेकिन इस आधुनिक युग में जीते जीते उसे अपने चरित्र के निर्माण पर भी ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अपने स्वार्थों को साध्य करने में हमें इतना भी भूल नहीं जाना है कि हम सारी पृथ्वी का विनाश कर बैठे। अर्थात हमें पृथ्वी के विकास को ध्यान में रखते हुए, पृथ्वी की प्रकृति की के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने विकास को आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। आदर्श मनुष्य कैसा होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, उसको बताते हुए कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। और इसके कठिन शब्दार्थ हम देख लेते हैं। शील यानी अच्छा आचरण, विनय यानी विनम्रता, आदर्श यानी अच्छे गुणों का व्यक्तित्व, श्रेष्ठता यानी उत्तम, झंकार यानी स्वर गूंजना, नैतिक यानी आदर्श, कौमुदी यानी चांदनी, गरिमा यानी महिमा। तो आइए इसका सरल अर्थ देख लेते हैं। तो आदर्श व्यक्तित्व, आदर्श व्यक्ति के क्या क्या गुण होने चाहिए, कवि यह स्पष्ट करता है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी आदर्श व्यक्ति के गुणों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसमें शील है, विनय है, आदर्श है और श्रेष्ठता है, जैसे उत्तम गुण है, वही सच्चा व्यक्ति है। और ऐसे सच्चे व्यक्तित्व का निर्माण करने की जो ताकत है शिक्षा में, तो शिक्षा में क्या गुण होने चाहिए, शिक्षा में क्या विशेषता होनी चाहिए। तो देखिए, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। यदि शिक्षा में विद्यार्थियों को आदर्शवाद, नैतिकतावाद का पाठ न पढ़ाया जाए तो वह शिक्षा किसी भी काम की नहीं है। जो शिक्षा एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श समाज निर्माण नहीं कर सकती, तो वो शिक्षा न होकर कुछ और ही होगी। तो हमारे समाज में अभी जो दिखावा चल रहा है उस पर कवि कहते हैं कि कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कि सिर्फ अपनी पहचान बनाना, सिर्फ अपने को लोगों तक पहुंचाना, इसके लालच में कहीं हम भारतीय सभ्यता को भूलते तो नहीं जा रहे। क्या हम भारतीय सभ्यता को ताक पर रख कर अपना अपप्रचार तो नहीं कर रहे, दुष्प्रचार तो नहीं कर रहे। तो कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कि अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए कहीं हम अपने चरित्र और संस्कृति का अपहरण तो नहीं कर रहे हैं। क्या हम अपनी संस्कृति के सम्मान को तो नहीं भूल रहे हैं। और इसलिए कवि कहते हैं कि हमें इस सम्मान को हमेशा याद रखना चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो आइए इसके कठिन शब्दार्थ हम लिख लेते हैं। निर्माण यानी नई रचना, नव सृजन, पावन यानी पवित्र, युग यानी काल समय, चरित्र यानी सुंदर व्यक्तित्व, निर्माण यानी बनाना, स्वार्थ यानी केवल अपने हित को साध्य करने वाला,
आंधी यानी तूफान, वसुधा यानी धरती पृथ्वी, कल्याण यानी परित्राण करना, विकास करना। तो अब इसका सरल अर्थ हम देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का युग यह नवनिर्माणों का युग है। रोज रोज नए नए आविष्कार होते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। कि आविष्कार तो बहुत से हो रहे हैं, आविष्कारों से मनुष्य का जीवन तो बहुत सुखकर हो रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि मनुष्य चरित्र निर्माण नहीं कर पा रहा है, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा है, उसमें सुंदर और शील जैसे सद्गुण नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए कवि अगली पंक्ति में कहते हैं, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कि आज मनुष्य इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया है, इतना ज़्यादा अपने आप को एक दूसरे से आगे बढ़ाने के लिए इतना व्याकुल हो गया है, और इसी कारण कहीं हम इस पृथ्वी पर ही महासंकट ना बुला ले, इस पृथ्वी का अहित न कर ले। इसलिए कवि कहते हैं कि स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कि मनुष्य अगर स्वार्थ साधते साधते उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पृथ्वी का कल्याण होना चाहिए, न कि विनाश। अब सरल अर्थ दोनों का हम देख लेते हैं। तो निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कि मनुष्य निर्माणों के इस युग में, आधुनिक युग में जी रहा है, लेकिन इस आधुनिक युग में जीते जीते उसे अपने चरित्र के निर्माण पर भी ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अपने स्वार्थों को साध्य करने में हमें इतना भी भूल नहीं जाना है कि हम सारी पृथ्वी का विनाश कर बैठे। अर्थात हमें पृथ्वी के विकास को ध्यान में रखते हुए, पृथ्वी की प्रकृति की के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने विकास को आगे बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविता है निर्माणों के पावन युग में, उसके अंतिम जो 3 लाइनें हैं वह हम देख लेते हैं। कवि कहते हैं, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। तो इसके कठिन शब्दार्थ हम देख लेते हैं। आविष्कार यानी नए नए शोध, कृति यानी निर्माण, सृजनहीन जिससे नया सृजन, नया निर्माण न किया जा सकता हो, व्यर्थ यानी जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक, भौतिकता यानी भौतिक साधन सामग्री, सांसारिकता, उत्थान यानी विकास। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सरल अर्थ। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, अर्थात मनुष्य यदि संशोधन करके आविष्कार कर तो रहा है, लेकिन अगर उसमें मनुष्य का प्यार नहीं है, कहने का तात्पर्य मनुष्य का कल्याण नहीं है, वह मनुष्य को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा आविष्कार यह समाज के लिए और सारे विश्व के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। लेकिन ऐसा आविष्कार जिससे कि मनुष्य जाति पर संकटों के बादल निर्माण होते हो, तो वह व्यर्थ ही होगा। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। कि मशीनों का हमने बहुत ही निर्माण कर लिया है, और इस निर्माणों में कहीं हम मनुष्य जीवन के आनंद को तो नहीं भूल रहे हैं। क्या हम मनुष्य जीवन को आदर्श ऊंचाइयों पर ले जाना तो नहीं भूल रहे हैं? तो इस प्रकार कवि हमें सजग कर रहे हैं कि मनुष्य विकास तो कर रहा है, लेकिन कहीं वह विनाश की ओर तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं वह आपसी घृणा की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। तो इस प्रकार कवि हमें सजग करते हुए आधुनिक युग, जिसे हम निर्माणों का युग कह सकते हैं, इसमें हमेशा मनुष्य के
विकास और आदर्श और उत्कृष्ट गुणों को प्रेरित करने के लिए कवि हमें प्रेरणा देता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निर्माणों के पावन युग में अर्थात आधुनिक समाज में सब कुछ तो हो रहा है, सब कुछ निर्माण हो रहा है, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो रहा है। सब कुछ बना रहे हैं हम, आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, न जाने क्या क्या आविष्कार हो गए हैं, लेकिन एक इंसान, सच्चा इंसान हम नहीं बना पा रहे हैं। हमारा समाज आज भी विगलित कर देने वाली ऐसी रूढ़ि प्रथाओं से बाधित है। तो और जो समाज की मानसिकता है वो अभी भी नहीं सुधरी है। तो इस प्रकार से हमें मनुष्य को आदर्शों का आधार लेकर समाज की पुनरावृत्ति, समाज का पुनर्निर्माण करना होगा। इसीलिए कवि ने हमें प्रेरणा दी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। और हाँ, आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, अभी जल्दी ही हम लोग संपूर्ण व्याकरण लेने जा रहे हैं, जिसमें प्रारंभ से लेके अंत तक सभी जो व्याकरण है उसका पूरा विस्तृत वर्णन किया जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की जो बटन है उसे भी दबा दीजिए। बने रहिए हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। धन्यवाद।